तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फोकस क्लासेस में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सोशल साइंस की। सोशल साइंस है क्या, सोशल साइंस में किन किन बातों का अध्ययन करना है, और उसमें भी हम आज इकोनॉमिक्स क्लास पढ़ाने वाले हैं। और ये उन लोगों को लिए वीडियो अच्छी है जिन जो क्लास 10th का इस साल एग्जाम देने वाले हैं 2026 में। तो वे बच्चे अब सीरियस हो जाए। मात्र अब 70-75 दिनों में उनको 450 नंबर कैसे ले आना है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे सोशल मीडिया, हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं तो आपको तो यह पता चलेगा कि 450 नंबर कैसे लाना है। लेकिन वहीं आप अगर मार्केट में कहीं और पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम थोड़ी शंका कर सकते हैं। इसलिए जो है आप लोग फ्यूचर फोकस क्लास के ऐप से जुड़िए, यूट्यूब चैनल से जुड़िए। ठीक है, इन सभी बातों को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स है उन सभी को आज पढ़ेंगे, एक चैप्टर को, और एक चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझते चलिएगा। तो सबसे पहले जो है आपका अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या होने वाला है। तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा यानी हमारे पढ़ाने का तरीका भी समझ लीजिए। पहले हम पढ़ाएंगे वैसा पढ़ाएंगे, वैसे परिभाषा बताएंगे जो इसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड होगा। उस कीवर्ड को हमेशा याद रखिएगा। अगर कीवर्ड भूल पड़ेगा, आप भूलिएगा तो आपको परिभाषा याद करने में दिक्कत होगी। ट्रिक भी बताने वाले हैं, बहुत सारे परिभाषा में ट्रिक बताएंगे, बहुत सारे परिभाषा में जो उसमें कीवर्ड होता है जिससे हम परिभाषा बनाते हैं उसको बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का क्या परिभाषा होने वाला है। देखिए, अर्थव्यवस्था का परिभाषा होने वाला यही है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। ये तो हमने लिख लिया, ये तो हमने इसको बता दिया, लेकिन इसको याद कैसे करना है। तो इसमें मात्र 3 या 4 कीवर्ड पकड़ना है आपको। क्या पकड़ना है कि एक ऐसी तंत्र ढांचा है, ये आपका याद करने वाला कोई जरूरत चीज नहीं है। याद करने वाला चीज है जो जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया संपादित करते हैं। जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया संपादित करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं धन का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन जो छोटा वाला परिभाषा है, अगर वो आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें नंबर कम आने की शंका है। जैसे छोटा परिभाषा लिखेगा तो कम नंबर मिलेगा। ये अच्छी परिभाषा है, सबसे सुटेबल परिभाषा है। इसको जो है आप कोई भी परिभाषा किसी तरीके से लिखे, लेकिन उसमें ये वर्ड लगाइए कि आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। यानी अब आर्थिक क्रिया क्या है इसको भी जानना है। आर्थिक क्रिया क्या होती है, तो देखिए, आर्थिक क्रिया वे हैं जिनसे हमें क्या हो, आय की प्राप्ति हो। अब इसमें ये कीवर्ड हो गया, ठीक, ये हमारा जो है कीवर्ड हो गया। इसमें कीवर्ड क्या था, आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है। यानी जैसे आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन इत्यादि। और वहीं जो यहाँ से प्रश्न आएगा क्या कि आर्थिक क्रिया क्या है, तो आर्थिक क्रिया वे हैं जिनसे हम आय प्राप्त करते हैं। जैसे हम कौन सी ऐसा कार्य करते हैं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है, तो उसके लिए आप जानिएगा कि हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं। जैसे मान लो कि हम कृषि करते हैं, अब खेती कर रहे हैं तो उससे आय हमें मिलेगा। उसी प्रकार व्यापार कर रहे हैं तो मुनाफे के रूप में आय मिलेगा। बैंकिंग सिस्टम हो गया, बीमा हो गई, परिवहन हो गया। जैसे मान लो हम शिक्षक हैं तो कोई टीचर है, कोई टीचर कहीं कोचिंग संस्था में पढ़ाएगा तो उसके पढ़ाने के एवज में कुछ ना कुछ उसे रुपया मिलेगा। और ये रुपया यानी अब ये जो जितना भी प्रोसेस किया रुपया कमाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कर रहे हैं, आय। यानी आय इसको मिला और ये आय कर रहा है, तो इसी को हम कहेंगे आर्थिक क्रिया। ठीक, तो देखिए अब अर्थव्यवस्था की परिभाषा बढ़िया से देखिएगा, फिर से देखिएगा कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था वे हैं जिनसे आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है। अगर कोई आपसे प्रश्न करेगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप कहिएगा कि जिनसे जो है आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक, अब उसी में प्रश्न आएगा क्या कि आर्थिक क्रियाएं क्या है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो आर्थिक क्रिया वे हैं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि
अर्थव्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था का मतलब आवश्यकता आविष्कार, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक, जैसे कि किसी भी मनुष्य को क्या होता है, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है वो संतुष्ट करने के लिए अपने संसाधन का प्रयोग करते हैं। और ये परिभाषा जो है हमारे प्रोफेसर जो अर्थलेविस है उनका दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या है अर्थलेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था। और इस बात को जो है थोड़ा सा आप ध्यान में दीजिएगा कि अर्थलेविस के अनुसार जो अर्थव्यवस्था है, बहुत सारे कोचिंग वाले संस्था जो होते हैं इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको खुद आता ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो है उनको समझ चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब पर देखिएगा, लेकिन हम इसको अच्छी तरह समझाएंगे और आप समझ जाइएगा। समझाना मेरा गारंटी है, बस आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। देखिए क्या कहता है कि अर्थलेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होता है। तो अर्थलेविस कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर क्या होता है, मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करना। ये तो परिभाषा हो गई, आप तो समझे नहीं, तो समझिए क्या कि ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र की, यानी मान लो कोई देश है, ठीक, कोई देश के जितने भी मानव हैं, यहाँ के मानवीय जितने भी मानव हैं, इनकी आवश्यकता के अनुसार है, इनकी आवश्यकता के अनुसार है। जैसे जैसे इनकी आवश्यकता बढ़ेगी उसकी संतुष्टि के लिए हम क्या करेंगे, अपने संसाधन का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे इनकी आवश्यकता बढ़ेगी अपने संसाधन का प्रयोग करेंगे, उनकी आवश्यकता को हम संतुष्ट करेंगे। अगर हम उनकी आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो ये अर्थलेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन संतुष्ट उनकी आवश्यकता को हम संतुष्ट कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था है। ये हम नहीं बल्कि अर्थलेविस कर रहे हैं। और जब भी कोई प्रोफेसर परिभाषा दे तो उसको उसी तरह रट लेना है। ठीक, जब भी कोई प्रोफेसर, याद रखिए इस बात को नोट करिएगा कि जब भी कोई प्रोफेसर कोई भी परिभाषा दे रहा है तो उसको उसी तरह रट लेना है। इसको जैसे परीक्षा में लिखता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, तो अपने शब्दों में उत्तर देना है, लेकिन उन शब्दों को उत्तर नहीं देना है जो कोई प्रोफेसर लिखा है। अगर पूछ लेगा कि अर्थलेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा बताइए तो इसमें चेंज मत कीजिएगा। सबसे पहली बात ये है आपके लिए। और समझिएगा क्या, एक और एग्जांपल लेकर इसको हम समझते हैं कि मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम हम रख लेते हैं श्याम। ठीक, एक श्याम व्यक्ति है, इनको जो है चीनी की आवश्यकता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम, इनको चीनी की आवश्यकता है। अब इनकी जो आवश्यकता है इनको पूर्ति करने के लिए हम अपने संसाधन का प्रयोग करेंगे। तो संसाधन का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चीनी। इसको चीनी की आवश्यकता पूर्ति करानी है श्याम को, तो हमें गन्ना चाहिए। गन्ना का मतलब ही गाँव में खाते होंगे, आप लोग गाँव में देखते होंगे। शहर वाले जो होंगे उनको ये थोड़े ईख और गन्ना समझने में कठिनाइयाँ होगी, इसको इंग्लिश में शुगर कैन भी कहते हैं। तो गन्ना की उपयोग हम करेंगे, इसको ले जाएंगे फैक्ट्री में जाएगा, इससे रस निकाला जाएगा, चीनी बनाया जाएगा और यहाँ श्याम की आवश्यकता को पूरी कर दिया जाएगा। तो ये है अर्थलेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो वही बताए हैं कि जो प्रोफेसर ब्राउन की ये सबसे आसान है आपके लिए कि अर्थव्यवस्था का अर्थ आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यानी अर्थव्यवस्था जो है वह जीने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि ये आजीविका अर्जन की प्रणाली है। प्रोफेसर ब्राउन कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये जीने के लिए प्रणाली है। तो वहीं बोल रहे हैं अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है वो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। जैसे कि आप जीने के लिए रुपये की आवश्यकता है तो उसके लिए आर्थिक क्रिया करिएगा, जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है तो आर्थिक क्रिया करके उस भोजन को ग्रहण कीजिएगा। तो वहीं बात को बोल रहे हैं प्रोफेसर ब्राउन की अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट में होता है कि अर्थव्यवस्था का संरचना, यानी कहने का अर्थ क्या है। अब अर्थव्यवस्था का बनावट, संरचना का मतलब बनावट समझिएगा। सिंपल सा वर्ड में, इस संरचना से घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है बनावट। इसका मतलब ही होता है बनावट, इससे घबराना नहीं है। कोई भी शब्द हो उसका अर्थ मालूम नहीं हो तो कमेंट कर लीजिएगा, शब्दों का आपका अर्थ बताया जाएगा, जरूर बताया जाएगा।
तो अर्थव्यवस्था का संरचना, यानी अब कहने का मतलब क्या है कि हमने अर्थव्यवस्था बनाए हैं तो किन किन क्षेत्रों से मिलकर बना है। तो ऐसे में तो ये 5 होते हैं, लेकिन इसमें 3 पढ़ाया जाएगा आपके क्लास 10 के लिए। ऐसे में आप जब आगे बढ़िएगा तो 5 होता है, लेकिन आपके क्लास 10 के लिए ये 1 शॉट वीडियो चल रहा है, आप क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको 3 ही बताया जाएगा। लेकिन अब आप ऑफलाइन क्लासेज में होते, हमारे चैनल से या हमारे ऐप से जुड़े होते, तो आपको 5 बताया जाएगा। चलिए, जैसे ये अर्थव्यवस्था का संरचना है, अर्थव्यवस्था का बनावट पूछ रहा है, इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये बनावट क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम सब्जी बनाएं, और वह सब्जी हम बना लेते हैं, सबसे अच्छी चीज़ पनीर की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं पनीर की सब्जी, हमने पनीर का सब्जी बनाया। तो पनीर के सब्जी को बनाने के लिए जो हम वस्तु का उपयोग करेंगे उसी को कहेंगे उसकी बनाने वाली वस्तु। जैसे कि अब इसको हम ये भी कह सकते हैं पनीर की संरचना, पनीर की सब्जी, ऐसा लिख लेते हैं, पनीर की सब्जी की संरचना। अब ये जो पनीर की सब्जी की संरचना है वो कैसे हम करेंगे? सबसे पहले इसमें तेल लगाएंगे, तेल डालेंगे, उसके बाद इसमें प्याज लगेगा, उसके बाद इसमें मतलब मसाले लगेंगे, और आप बनाते होंगे तो आप जानते होंगे बहुत सारी चीज़ें लगती है पनीर की सब्जी बनाने में। तो अब समझिएगा पनीर की सब्जी बनाने में जो है बहुत सारे वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, तो ये कहला रही है पनीर की सब्जी की संरचना। उसी प्रकार ये भी है, सेम उसे वही समझिएगा, इसको उठा कर रख लेना है इस पर, बस पनीर की सब्जी का नाम चेंज करके क्या रखना है? अर्थव्यवस्था का संरचना, ठीक। और इसको रख लेना है इधर कि अब देखो क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का संरचना है, अर्थव्यवस्था किन क्षेत्रों से मिलकर बना है, वह है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा में द्वितीय क्षेत्र, तीसरा में तृतीय क्षेत्र। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, कभी कभी सब्जेक्टिव भी पूछ देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर रखिएगा हमेशा अर्थव्यवस्था का संरचना, ठीक। तो इधर देखते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि इसको जो है हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को ही हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे आपको कृषि, मछली और पशुपालन, कृषि क्षेत्र कहने का अर्थ ही हो गया कि कृषि करने वाली ये सभी कार्य जो कृषि के अंतर्गत है सबको कृषि में रख लेना है, उसी को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हो गया कृषि वाले कार्य। जैसे कृषि वाले कार्य में जो भी हो, आप अनाज उत्पादन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, ठीक, गौ पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, वे सभी क्या होंगे कि ये आ जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र के। उसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र, यानी इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस नहीं जानो कि पहला, दूसरा, तृतीय, तीसरा। और आप बचपन में आप अभी क्लास 10 में संस्कृत पढ़ रहे होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा कि प्रथम का मतलब होता है पहला, द्वितीय का मतलब होता है दूसरा, और तृतीय का मतलब होता है तीसरा। यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इसी प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं कि कृषि क्षेत्र कहते हैं, यानी कृषि करने वाले सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे, यानी उद्योग जो भी हम कर रहे हैं, जितना भी हम उद्योग कर रहे हैं वे सभी इसमें आ जाएंगे द्वितीय क्षेत्र में। अब समझिएगा उद्योग क्या क्या कर रहे हैं आप, यानी बिजनेस। उद्योग का सिंपल सा अर्थ है कि बिजनेस कर रहे हैं आप, जैसे व्यापार हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, गैस उत्पादन हो गया, और भी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन एग्जाम्पल 3 है कि व्यापार, बिजली उत्पादन, गैस उत्पादन। यानी आपने कोई व्यापार कर लिया, यानी आप कोई दुकान खोल लिए, होलसेल दुकान, तो वो हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। आप कोई फैक्ट्री खोल लिए, जैसे चीनी उत्पादन के मिल बैठा लिए, वे हो गया द्वितीय क्षेत्र में। तो यानी व्यापार का जितना भी कार्य है वह सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है। तो द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, प्रथम क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को जो है हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। और क्वेश्चन ये पूछता है कि तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा कि पूछता क्या है कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं। ये VVI क्वेश्चन है। देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत पहले क्या आते हैं इसको जान लें कि जैसे में बैंक हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया इत्यादि। अब हम ये जानेंगे तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। तो सेवा प्रदान करने का मतलब हो गया इसको सेवा करता है, इसीलिए सेवा क्षेत्र कहलाता है।
अब देखिए कैसे सेवा प्रदान करता है, ये तो आपको लिए जानना जरूरी है। तो सेवा कैसे प्रदान करेगा ये जान लेते हैं। तो मान लीजिए कोई किसान है, उस किसान ने गन्ना उत्पादन किया, इस गन्ना को कहाँ भेजेगा? चीनी मिल में भेजेगा। लेकिन आपको यहाँ देखना है क्या कि इस चीनी मिल तक ले जाने के लिए गन्ना को चीनी मिल तक ले जाने के लिए किसका उपयोग हुआ है? तो आप जानते हैं परिवहन का उपयोग हो गया होगा, परिवहन का उपयोग हुआ होगा। अभी देखिए इधर परिवहन को क्या कहते हैं? परिवहन को सेवा क्षेत्र कहते हैं। देखिएगा परिवहन लिखा है। अब समझो क्या करना है। अब ये चीनी मिल में जब कोई किसान गन्ना को भेजे तो उसका पेमेंट किया गया होगा कि नहीं? तो उस पेमेंट को करने के लिए जो चीनी मिल है उस किसान के अकाउंट में कुछ ना कुछ रुपया भेजी होगी, तो बैंक हो गया कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। फिर समझिएगा, एक और एग्जाम्पल लेगा। अब समझिएगा क्या कि जैसे मान लो कि व्यापार से समझ लेते हैं। व्यापार यानी दोनों को सेवा प्रदान करते हैं। तो व्यापार समझिए, आपने कोई फैक्ट्री खोल लिया, जैसे कि आप एक फैक्ट्री खोल लिए कपड़ा का, समझिए कपड़ा का फैक्ट्री खोल लिए और उस कपड़ा को फैक्ट्री में बना लिए, तो उसको रिटेलर तक यानी अन्य दुकानों तक भेजने के लिए जो है, यहाँ से दुकानदारों तक भेजने के लिए किसका उपयोग कीजिएगा? परिवहन का उपयोग कीजिएगा। और फिर ये जो व्यक्ति यहाँ जो कपड़ा ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ये तो कुछ पेमेंट देंगे। तो ये तो डर है कहीं गाड़ी वालों को हम पेमेंट देंगे तो उसमें चुरा लेगा। इससे अच्छा है कि इसको भेज देगा अकाउंट में दोनों आदमी 3 आदमी भेज देगा। तब अकाउंट में जाएगा तो आप जानते हैं परिवहन, यहाँ परिवहन आया और बैंक आया, तो परिवहन और बैंक सेवा प्रदान किया कि नहीं? तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे कमेंट कीजिएगा। फिर से आपको एक शॉर्ट वीडियो या थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा। चलिए उसके नेक्स्ट चलते हैं कि अर्थव्यवस्था का प्रकार, यानी अब अर्थव्यवस्था का कितने भागों में बांटा गया। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया। संरचना भी 3 कर लीजिएगा और इसको भी 3। अब इसके लिए समझिए क्या, पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। अब इस परिभाषाओं को देखने के लिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ कीवर्ड बता देंगे। सब परिभाषा उसी तरह रहेगी, ठीक, लेकिन उसमें से कुछ चेंज होगा। उसी चेंजेज को आपको बदल देना है, बाकी परिभाषा बना लेना है। अब क्या चेंज होगा देखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखिएगा कि वह अर्थव्यवस्था हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखिएगा क्या कि वह अर्थव्यवस्था हो जिसमें क्या हो, उत्पादन के साधन, यानी उत्पादन के साधन का आधार किसी एक व्यक्ति है। निजी व्यक्ति का मतलब होता है प्राइवेट, किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो उत्पादन के साधन के। जब उत्पादन के साधन का आधार किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो वो क्या कहलाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इसका उपयोग उत्पादन करने का जो भी उपयोग है वो कौन करेगा? कोई एक व्यक्ति होगा, कोई एक व्यक्ति ही उपयोग करेगा इसका, और चाहे उसके लिए लाभ हो या हानि हो। मान लीजिए कि उसको कुछ वस्तु का उत्पादन करने से, मान लो कि उसको कपड़ा का उत्पादन करना है या चीनी का उत्पादन करना है। अब जो एक आदमी है, ये दोनों प्राइवेट अगर सेक्टर है, एक मालिक है, तो वो बात उस पर निर्भर है कि वह अपना घाटा चाहता है कि वो अपना लाभ चाहता है, मुनाफा चाहता है, ठीक। यानी सब ले देकर बात एक ही है। जिस कंपनी का या जिस संस्था का मालिक एक हो, कोई एक निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट व्यक्ति हो, वह क्या कहलाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बस इसमें क्या कीवर्ड रखना है कि उत्पादन के साधन का आधार किसके हाथ में हो? एक व्यक्ति यानी निजी व्यक्ति के हाथ में। याद क्या रखिएगा, उत्पादन के साधन का आधार किसके हाथ में हो? एक व्यक्ति के हाथ में। उत्पादन के साधन का आधार किसके हाथ में हो? एक व्यक्ति के हाथ में। और फिर इसमें एग्जाम्पल में जब अमेरिका हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया इत्यादि। समाजवादी में आकर देखते हैं क्या होता है। तो समाजवादी का मतलब क्या हो गया कि समाज के लिए जो कार्य है, देखिए क्या कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या हो, उत्पादन के साधन क्या था, बस यही तो चेंज करना है। उत्पादन के साधन के आधार जो है यहाँ निजी व्यक्ति था, अब यहाँ सरकार लगा लीजिएगा, सरकार के पास हो। और इसका जो है हमेशा उपयोग जो होगा वह समाज के लाभ के लिए होगा, अपने लाभ के लिए नहीं होगा। जैसे सरकार जो है कोई
पद्धति लाती है, कोई नियम लाती है, तो समाज के कल्याण के लिए लाती है। जैसे समाज के कल्याण के लिए कौन सा कार्य लाएगी? नाला बनवा दो, रोड बनवा दो, तो सभी समाज के लिए काम होगा। ठीक, तो समाज के कल्याण के लिए जब भी काम होगा जिसमें मालिक कौन होगा? सरकार होगा, वही है समाजवादी अर्थव्यवस्था। बस चेंज आपका एक परिभाषा याद कीजिएगा, बस यहाँ पर चेंज कीजिएगा। उत्पादन के साधन के आधार निजी व्यक्ति के हाथ में हो तो क्या होगा? पूंजीवादी। और उत्पादन के साधन के आधार किसके हाथ में हो? किसी एक सरकार के हाथ में हो तो वो क्या होगा? आपका समाजवादी। इसके आगे बढ़ते हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। इसमें आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, चीन है, क्यूबा है, इत्यादि और देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसका नाम ही हो गया मिश्रित, यानी मिला दो। मिश्रित का मतलब क्या हो गया? आप लोग बचपन में या अभी भी खा रहे होंगे मिक्सचर, डब्बू वाला मिक्सचर आता है, उसमें क्या होता है कि बादाम हो गया, किशमिश हो गया, काजू हो गया, नमक और सब मसाले मिलाकर जो है उसको बेचा जाता है, जिसको बोलते हैं मिक्सचर। उसी प्रकार है मिश्रित, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होगा कि पूंजीवादी, इसमें होगा पूंजीवादी और समाजवादी। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिला दिया जाए। जब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिलाकर एक नई अर्थव्यवस्था बनाया जाए, जिसको बोलते हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, जो अभी भारत के अंतर्गत चलता है। आपके मन में यही प्रश्न पूछ रहा होगा कि सर इधर अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, क्यूबा हो गया, लेकिन भारत है कहाँ अभी? तो भारत इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और ये क्वेश्चन पूछता है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जिक्र कर लीजिएगा। अच्छा, कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पूछेगा क्या कि उत्पादन के साधन के आधार किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो तो उसे कौन अर्थव्यवस्था कहते हैं? उसको कहिएगा क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछेगा कि इसमें से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन है, और ऑप्शन दे देगा अमेरिका, ठीक, चीन, भारत इत्यादि, इनमें से कोई नहीं, उसमें मारिएगा अमेरिका। ऐसे क्वेश्चन आपको हम एक बार इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन लाकर शुरू करा देंगे, जिससे आप और बन जाएगी। तो आप लोग टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है और एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, मात्र 70 से 75 दिन बचा है और इसी में तैयारी करना है। और संयोग से क्या है कि इस समय आपकी बोर्ड भी एग्ज़ाम लेती है और मौसम भी एग्ज़ाम लेता है। कैसे? मौसम भी खूब कड़ाके की ठंडी है और बोर्ड भी एग्ज़ाम लेगा तो अच्छी तरह से लेगा एग्ज़ाम, क्योंकि अब आप ये मत सोचिएगा कि सरकार जो है एग्ज़ाम में पास करा दी, क्योंकि अब सरकार जो है बिहार में अभी इलेक्शन हो गया है, सरकारें सब इधर ही बन जाएगी। अगर नई सरकार बन गई तो आपका तो खुश हो जाएगा क्वेश्चन देख, और शायद वही सरकार रहेगी फिर भी क्वेश्चन हार्ड रहेगा इससे। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर पढ़िएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम करने वाला नहीं है। वालिद अभी वालिद साहब कहते हैं कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए और द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए और द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। ठीक, तो उसी प्रकार आप भी देखिएगा क्या कि एग्ज़ाम कहाँ तक टाला जाए और द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, और फिर इस एग्ज़ाम को, बोर्ड एग्जाम को शीशे में डाला जाए। ठीक, तो देखिएगा ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिला दो, दोनों को मिश्रित कर दो, उसको क्या कहेंगे हम? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं तो आपका है उपनिवेश। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपनिवेश क्या है, और उपनिवेश को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका देश गुलाम भी था। तो थोड़ा सा देखिएगा क्या उपनिवेश, कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के, मतलब कोई बड़ा देश हो या छोटा देश हो, जब कोई देश किसी अन्य देश के अधीन में रहता है और उस अधीन रहने वाले देश का विकास और उसमें जितना भी प्रोसेस है वो सब राजा देश का होता है, तो उसे कहते हैं उपनिवेश। इसमें दो शब्द आने वाले हैं, जो दो शब्द क्या हैं? शासक, यानी इसका मतलब शासक समझिए क्या है कि राजा जो राज करता है, जब भी शासक आएगा तो राज करता है, और शासित यानी जिसको अधिकार होता है। तो इसमें परिभाषा देख लीजिए क्या है उपनिवेश। जब कोई देश किसी बड़े देश के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके निर्देशन या नियंत्रण किसी शासक देश का होता है, उस शासित देश का होता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। ठीक, उस शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहते हैं। फिर से देखिएगा थोड़ा परिभाषा क्या है कि उपनिवेश क्या है। उपनिवेश
यानी जब कोई देश किसी बड़े देश के शासन का अंतर्गत रहता है और उसके निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसी शासित देश को शासक देश का निवेश करते हैं। अब आपको समझने में थोड़ा सा कठिनाई हुई क्योंकि परिभाषा ही थोड़ा सा कठिन है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है कि मान लो किसी व्यक्ति का नाम सोच लेते हैं हम, किसी व्यक्ति का नाम सोच लिया जाए, जैसे कि एक नाम हो गया श्याम, ठीक। एक व्यक्ति का नाम रख लेते हैं श्याम, लिख लेते हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम रख लेते हैं मोहन, और दो व्यक्ति हैं श्याम और मोहन। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कि ये श्याम जो है गुलाम है, किसका? ये जो है ये गुलाम है। ये किसका? मोहन का गुलाम। श्याम जो है मोहन का गुलाम है, यानी मोहन क्या है? राजा है, ठीक। श्याम जो है मोहन का गुलाम है और मोहन क्या है? राजा है, ठीक। अब जब भी श्याम को जो भी कार्य करने के लिए मन करेगा या उसकी जरूरत होगी तो मोहन से पूछ कर करेगा। राजा और गुलाम में यही होता है कि जब भी गुलाम को कुछ करने को मन हो तो राजा से पूछो। तो अब देखिए कि मोहन से हमेशा ये श्याम पूछ कर कोई काम करेगा। अगर मोहन को मन होगा कि जैसे मान लीजिए कि मोहन को मन होगा कि सर, मोहन से पूछेगा कि आज सब्जी खाने का मन है, आज सब्जी खाने का मन है, तो कौन सा? तो वो है पनीर का सब्जी। तो मोहन राजा है, मोहन कहेगा पनीर का सब्जी खाएगा, तो पनीर का सब्जी खाएगा। तू खाएगा आलू का सब्जी, तो क्या खाएगा? आलू का सब्जी। और इसको आलू का सब्जी खाना मजबूरी है, क्यों? क्योंकि ये राजा है, इसको डर है कहीं हमको राजा जी मार ना दे। इसीलिए जो है ये जो भी काम करेगा ये राजा से पूछ कर करेगा। इसको मन है, श्याम को मन है कि हम दाहिने चले, हमको दाहिने जाना है, लेकिन जब भी ये काम करने से पहले किससे पूछेगा? मोहन से। मोहन से पूछेगा हमको मन है दाहिने चले, कहेगा तो दाहिने चलेगा, बाएं चलो, तो बाएं चलो, तो इसको बाएं चलना है क्योंकि राजा है। उसी प्रकार समझिए क्या कि ये शासक है, ये जो है ये शासित देश है, ये शासित है, और ये क्या है? ये शासक है। और हमारी परिभाषा में क्या बोल रहा है कि शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहें। यानी कहने का मतलब है कि जो हम एग्जाम्पल लिए थे उस आधार पर कि श्याम जो है किसका? श्याम मोहन का उपनिवेश है, ठीक है। ये बात समझे। जैसे में एग्जाम्पल आपके देश कहने के लिए जाए कि भारत जो है 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। प्रश्न पूछेगा भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन का गुलाम था, तो उसमें बताइएगा कि 200 वर्षों तक। कितना? 200 वर्षों तक। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्दी आएंगे। तो भारत जो है गुलाम था किसका? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का गुलाम था, तो भारत कहलाएगा उपनिवेश किसका? वो है ब्रिटिश सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कि अर्थव्यवस्था का विकास। तो अर्थव्यवस्था का विकास आप देखते हैं तो अर्थव्यवस्था का विकास दो चरणों में होता है, एक आर्थिक विकास और एक मौद्रिक विकास। अब इसके नाम से ही हम थोड़ा सा इसका परिभाषा का जिक्र करेंगे। अब नाम से कैसे, थोड़ा सा देखिएगा। कहा है क्या कि आर्थिक विकास और एक है मौद्रिक विकास, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं, देखते हैं आर्थिक विकास क्या है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे आर्थिक विकास पूछेगा तो उसमें दीर्घकाल में विकास होने वाला होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में विकास होने वाला होगा, तो उसको हम कहेंगे आर्थिक विकास। या जो भी कोई प्रोफेसर आएगा, जैसे प्रोफेसर रोस्टर कौन सा, प्रोफेसर बाल्डिंग, मेयर बाल्डिंग कौन सा, यानी हम जो भी प्रोफेसर को हम पढ़ेंगे उसमें यही प्रोफेसर कहेगा कि ये दीर्घकाल में विकास होने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि आपका विकास हो रहा है। तो समझ लो कि 2020 में तुम्हारी इनकम थी 100 रुपया, 2020 में तुम्हारी इनकम थी 100 रुपया, और 2021 में तुम्हारी इनकम हो गई कितना, समझ लो कि 150 रुपया। उसी प्रकार 2022 में
तुम्हारी इनकम होगी 200 रुपया। इस प्रकार होते होते 2025 तक आते आते आपकी कम से कम इनकम हो गई कितना, 350 रुपया के करीब में। तो तुम्हारी इनकम अब 350 रुपये के करीब में हो गई। यानी तुम अपने कुछ वर्षों में क्या कर रहे हो, कुछ वर्षों में अपना इनकम ग्रो कर रहे हो, कुछ वर्षों में, यानी तुमको बहुत समय लग रहा है अपने इनकम को ग्रो करने में। तो इसको हम कहेंगे आर्थिक विकास। ये नहीं कि आज हम कमा रहे हैं 500 और कल कमाएं हम 1000 और परसों कमा लेंगे हम कितना 100 रुपये। ये आपका आर्थिक विकास नहीं है। अब आप कहिएगा कि हम 500 आज कमाए, कल का कमाएंगे हम 1000, फिर भी तो ये परसों जो कमा रहे हो तो ये 100 रुपये कमा रहे हो। तो ये तो लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म। लेकिन जब भी कोई आर्थिक विकास होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, यानी दीर्घकाल उसमें शब्द आएगा तो आएगा, ये फिक्स है। दीर्घकाल में परिवर्तन होगा उसकी इकोनॉमिक्स में। जैसे भारत की इकोनॉमिक्स होगी, भारत की अर्थव्यवस्था में जब दीर्घकाल में बहुत समय के बाद 10 साल 15 साल के बाद उसकी अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा, ग्रोथ दिखाई देगा, उसी को हम कहेंगे आर्थिक विकास। देखिए क्या परिभाषा है कि एक ऐसी प्रक्रिया, क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसके द्वारा दीर्घकाल में, बोले हैं ना दीर्घकाल आएगा, जिसके द्वारा दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। अब राष्ट्रीय आय क्या है उसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, आने वाला है, ठीक। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, यानी वही बात बताया है कि दीर्घकाल में, यानी बहुत समय के बाद उसकी अर्थव्यवस्था में ग्रो होगी, तो उसे बोलेंगे हम क्या, आर्थिक विकास। उसके आगे जो है प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास क्या है, तो ये भी वही बोलते हैं आर्थिक विकास का, आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि और दूसरी ओर जनसंख्या की दर में वृद्धि के संबंध को क्या कहते हैं, आर्थिक विकास। यानी इनका कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब है अगर आप इकोनॉमिक्स विकास कर रहे हैं, जैसे कि समझिए क्या कि अगर आप जो है अपना श्रम शक्ति की वृद्धि, श्रम शक्ति का वृद्धि का मतलब क्या होता है, जैसे अपने इनकम में जो है तुम वृद्धि कर रहे हो। समझ लो कि तुम्हारी इनकम इससे पहले थी 100 रुपया, लेकिन उसमें जनसंख्या को भी ध्यान रखना है। अगर इस समय 100 रुपये इनकम थी तो तुम्हारे घर में जनसंख्या थी 4 व्यक्ति थे, 4% थे। लेकिन अगर तुम एक वर्ष के बाद तुम्हारी इनकम जो है 100 रुपया रही और तुम्हारे घर में 6 व्यक्ति हो गए, तो ये तुम्हारा आर्थिक विकास नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब तुम्हारी 100 रुपये इनकम थी और तुम्हारे घर में 4 व्यक्ति खाने वाले थे, तो अब तुम्हारे घर में 6 व्यक्ति हुए, तो इसके अनुसार तुम्हारी इनकम कम से कम 150 हो जाना चाहिए। अगर 150 तुम्हारा इनकम हो जाएगा तो तुम्हारी आर्थिक विकास है, अगर 150 इनकम नहीं होगा तुम्हारी आर्थिक विकास नहीं है। यानी प्रोफेसर रोस्टो क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या के अनुसार अपने इनकम को बढ़ाते रहना है। अगर जनसंख्या के अनुसार अपने इनकम को नहीं बढ़ाते हैं तो आपका आर्थिक विकास नहीं होगा। देखिए आप आगे चलते हैं। प्रोफेसर मेयर बाल्डीन के अनुसार आर्थिक विकास क्या है, तो ये भी बात कर रहे हैं क्या कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है, दीर्घकाल में किसी की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय विकास होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। वही बात जो हमने आर्थिक विकास की परिभाषा को बताया था, वही बात वो प्रोफेसर मेयर एंड बाल्डी बताए हैं कि जब भी तुम विकास किसी का देखोगे, किसी देश का विकास देखोगे, तो दीर्घकाल में यानी कुछ विगत वर्षों का आंकड़ा लोगे। अब ये नहीं कि आज की भारत की इनकम 1 लाख करोड़ थी और कल हो गई 25 करोड़, तो ऐसा नहीं। ऐसा देखना है कि 10 वर्षों में भारत कितना ग्रो कर रहा है, 5 वर्षों में कितना ग्रो कर रहा है, यानी 5 वर्षों में 6.5 ग्रो किया, 10 वर्षों में भारत 4.5 ग्रो किया, तो ये उसकी ग्रोथ है। ठीक, इसी को कहते हैं क्या, आर्थिक विकास। ठीक, अब एक शब्द आता है क्या कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, और नोट करके रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें हर 2 साल में एक बार ये क्वेश्चन को दोहरा देता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखिए, तो ऐसे में आर्थिक विकास और अगर लिखना होगा तो ऐसे में लिखिएगा कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ प्रोफेसरों द्वारा, कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों शब्दों में अंतर किए जाने लगे।
और इन दोनों शब्दों में जब अंतर किया जाने लगा तो दोनों का अर्थ अलग अलग बताया गया। तो सबसे पहले आई श्रीमती उर्सुला हिक्स। तो श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार क्या बताई कि इन्होंने बताया कि वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है विकसित देश के लिए करेंगे और विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए करेंगे। इसके लिए हम ट्रिक बताएंगे, बहुत आसान ट्रिक बताएंगे, ठीक, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो प्रोफेसर श्रीमती उर्सुला हिक्स बोल रही है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग तुम विकसित देश के लिए करो और विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए करो। जैसे विकसित देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका। विकासशील देश कौन है? भारत। अगर भारत के लिए कोई शब्द उपयोग करना होगा तो हम कहेंगे भारत विकासशील देश है, यानी भारत विकास कर रहा है, ठीक। और वहीं अमेरिका के लिए शब्द यूज करेंगे तो अमेरिका अपना वृद्धि कर लिया, क्या अमेरिका अपना वृद्धि कर रहा है, यानी वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए और विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब प्रोफेसर जो एक ब्राइट सिंह है वो क्या बताते हैं? प्रोफेसर ब्राइट सिंह मात्र एक ही शब्द को परिभाषित कर पाए और दूसरा शब्द हम अपने अनुसार मान लेते हैं कि दूसरा शब्द भी इसी के अनुसार भी उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया क्या कि वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए करो। वही बात जो श्रीमती उर्सुला हिक्स ने बताई कि वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए करो, ठीक। ये कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं ब्राइट सिंह। इन्होंने बताया क्या कि जो ग्रोथ शब्द है, जो ग्रोथ शब्द है वह किसके लिए? तो विकसित देश के लिए करो। ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए करो, यानी अब इनका भी यही कहने का अर्थ है कि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए करो, ठीक। उसके आगे जो है प्रोफेसर मेडिसन के अनुसार जो है क्या प्रोफेसर बता रहे हैं? अंतर बता रहे हैं, वृद्धि और विकास शब्द में अंतर, ठीक। तो देखिएगा, इन्होंने बताया कि धनी देशों के लिए, जो देश धनी है उनके लिए जो है वृद्धि शब्द का प्रयोग होगा और जो देश निर्धन है, ठीक, उसके लिए विकास शब्द का प्रयोग होगा। यानी ये भी वही बात बता रहे हैं जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो देश धनी हो उसके लिए विकसित शब्द का प्रयोग करो और जो देश गरीब हो या निर्धन हो उसके लिए विकासशील यानी विकास शब्द का प्रयोग करो। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है हमने एक ट्रिक के अनुसार बताया है, शायद वो ट्रिक आपको अच्छा लगे, देखिएगा। जैसे वृद्धि शब्द हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वृद्धि और विकास में अंतर, ठीक। तो वृद्धि शब्द का उच्चारण कीजिएगा, वृद्धि शब्द का उच्चारण कीजिएगा वृद्धि, वृद्धि, यानी इसमें ई का उच्चारण जो है अधिक दूरी खींच रहा है, अधिक लंबा कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? इस वृद्धि शब्द में ई का उच्चारण जो है, ई का उच्चारण अधिक लंबा खींच रहा है। उसी प्रकार विकसित यानी विकसित में भी हमको ई का उच्चारण आ रहा है। पूरे बिहार में जो है अभी तक कोई इसका जो ट्रिक नहीं बता पाया। पहली बार जो आप देख रहे हैं तो ये आपको ट्रिक मिल जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाकर रखिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। इसके लिए कहने की जरूरत ना पड़े, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये कहने की जरूरत ना पड़े। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, इसको ट्रिक देखिएगा। वृद्धि, तो वृद्धि में ई शब्द का उच्चारण अधिक बार खींच रहा है और विकसित में जो है भी ई शब्द का उच्चारण अधिक खींच रहा है। तो वृद्धि यानी विकसित, और एक सिंपल वर्ड है विकास, विकास और विकासशील। देखो वृद्धि यानी लंबा हमारा शब्द खींच रहा है, उसी प्रकार विकसित यानी ये भी लंबा शब्द खींच रहा है, उसी प्रकार तो देखो विकास तो विकासशील, ठीक। तो इससे देख लो, अब एक ट्रिक जो पूरा बिहार में कोई नहीं बताया है तो आप लोग देखकर इसको सपोर्ट कीजिएगा। देखिए आगे चलिए। अब बहुत एक अच्छा जो है हमारा टॉपिक है सतत विकास। सतत विकास क्या है? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास के लिए सबसे पहले आप एक शब्द को सोचिए कि कोई क्रिकेटर जब 100 रन मार देता है, कोई क्रिकेटर 100 रन मार देता है, तो 100 रन मारने के लिए हम उसका एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि इस क्रिकेटर ने शतक मार दी। जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक, इस क्रिकेटर ने शतक मार दी। अब ये शतक मारी तो इसके लिए उसने बहुत प्रयास किया। यानी अगर वनडे में खेल रहा होगा तो इसको कम से कम 120 गेंद खेलने को मिला होगा या 90 से 100 यानी 100 के करीब में गेंद खेला होगा। यानी इसके लिए उसने बहुत प्रयास किया। तो शतक इसने क्या मारा? शतक। अब इसमें से क्या करना है? आपको इस क को हटा देना है।
शतक में से आपको क को हटा देना है और इसमें क्या लिख देना है, शतक। बस सिंपल सी वर्ड है, आप उसको देख लीजिए। यानी उसको शतक मारने के लिए बहुत प्रयास किया गया है, लंबा समय खींचा गया है। उसी प्रकार इसका परिभाषा हम देखेंगे कैसे, कि एक ऐसी विकास हो जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे। क्या हो, ऐसी विकास हो जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे, और इसमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने लिए यानी केवल वर्तमान के लिए नहीं सोचना है, अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए सोचना है। यहाँ लिखा है देखिए कि ऐसा विकास हो जो जारी रहे, रह सके, टिकाऊ बना रहे, केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के ध्यान में रखना है। ये भावी गाँव वाला भावी नहीं है, ये भावी मतलब भविष्य की पीढ़ी। ठीक, तो अपने भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर अपने संसाधन का उपयोग करो, तो उसे कहेंगे सतत विकास। यानी कहने का मतलब है, अगर कहीं पे मान लो कि भारत है, तो भारत में कहीं पे पेट्रोल मिल जा रहा है, पेट्रोलियम, तो कहीं पे पेट्रोलियम मिल जा रहा है, तो इसको बचा कर रखो, क्योंकि तुम जानते हो कि भारत में पेट्रोलियम की बहुत कमी है। जब तक तुम बचाओगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर तुम्हें बहुत अधिक उपयोगी लग रहा है कि हमें पेट्रोलियम की बहुत आवश्यकता है, तो इसमें से अगर इसमें 1 टन पेट्रोलियम है, तो इस 1 टन में से 50 क्विंटल निकाल लो। इस 1 टन जो पेट्रोलियम है इसमें से आधा निकाल लो और 50% निकाल लो, और 50% छोड़ दो। किसके लिए? अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी तुमको गरी आएगी। इसे सुनता होगा, गांव में कोई दादा परदादा होते हैं, अपने ज़मीन को बेचते जाते हैं, खूब बेच देते हैं। सुनते होगा कि बहुत धनिक था, ये 100 बीघा 100 एकड़ खेत था, लेकिन आने वाली पीढ़ी में उसकी पीढ़ी भीख मांग रही है। क्यों? क्योंकि उसने सस्टेनेबल विकास नहीं किया। इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब ही होता है अपने जीवन में आने वाले उपयोग, अपने जीवन में उपयोग आती रहेगी। सोशल साइंस नाम ही है सामाजिक विज्ञान, यानी समाज के विज्ञान को हम समझ रहे हैं। साइंस पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ विज्ञान के बारे में जानोगे, मैथ पढ़ोगे तो उसमें अंकों के बारे में अध्ययन करोगे, ठीक। लेकिन सोशल विज्ञान का अर्थ ही होता है समाज के बारे में अध्ययन करो, समाज में कैसे रहना है, समाज की क्या अवधारणाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है। तो थोड़ा सा आप इस बात से भी लेकर पढ़ाई कर सकते हैं कि समाज में हम लोग कैसे रहेंगे, ठीक। थोड़ा सा ही देखिएगा कि सतत विकास क्या है, कि अपना गर्ज भी चल जाए और आने वाले पीढ़ी को भी गर्ज चल जाए। जैसे तुम्हारे पास मान लो 20 कट्ठा खेत है, यानी 1 बीघा 20 कट्ठा खेत है, तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उस खेत को पूरा बेच दो, मान लो तो कि ऐसा काम करो कि तुम उस खेत को पूरा बेच दो और खुद ऐश मौज मस्ती करके अपना जीवन गुजार के चले जाओ, आने वाले बच्चे हैं उसके बारे में सोचो। और तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है कि इसमें से अगर उपयोगी लग रहा है कि तुम्हें घर बनवाना है, किसी का तबीयत खराब हो गया, तो इसके लिए जो तुम उसमें से कुछ उपयोग कर लो, तो मान लेते हैं इसमें से तुम 5 कट्ठा बेच दो, 15 कट्ठा तो बचा लो आने वाली पीढ़ी के लिए। तो अगर तुम बचा रहे हो तो वह कहलाएगा सतत विकास, अगर नहीं बचा रहे हो तो सतत विकास नहीं करेगा। आई होप आप समझे होंगे। चलिए आगे देखें, आर्थिक नियोजन क्या कहलाता है। तो आर्थिक नियोजन क्या है, जैसे कि कुछ हमारे लक्ष्य बच जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में लक्ष्य बच जाते हैं कि हम उसको प्राप्त करेंगे। तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम संसाधनों का उपयोग करेंगे अपने। तो जिन संसाधनों का उपयोग करेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसे ही कहेंगे आर्थिक नियोजन। देखो क्या लिखता है परिभाषा, कि आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्य, यानी वांछित का मतलब है बचे लक्ष्य, यानी बचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करेंगे, तो उसे ही कहेंगे आर्थिक नियोजन। यानी समझिएगा क्या, कि तुम आपके पास भी कोई लक्ष्य होगा, यानी लक्ष्य क्या होगा कि हम 450 नंबर पार करें, हम टॉप करें, यहाँ टॉप करें। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए संसाधन का उपयोग करना है। अब संसाधन के रूप में, संसाधन क्या है, ज्योग्राफी में जानते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य के जीवन में उपयोग आती है, जो उपयोगी हो, वो सब संसाधन कहलाते हैं। तो अब आपको संसाधन का उपयोग करना है, तो आपका संसाधन है कोचिंग, आपको यूट्यूब एप्लीकेशन, ये सभी संसाधन का उपयोग से तुम 450 नंबर ला सकते हो। वहीं ये भी कर रहा है कि तुम्हारे पास बचे हुए लक्ष्य हैं। अगर जैसे भारत है तो भारत के पास कुछ लक्ष्य देख लेते हैं, भारत है तो भारत के पास कुछ लक्ष्य होगा, लक्ष्य यही होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ
रोबोट बन जाए, तो इस रोबोट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में बहुत खर्च करना पड़ता है, ठीक। तो रोबोट को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए भारत सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? अपने संसाधन का उपयोग करेगी। तो कुछ ना कुछ संसाधनों को बेच देगी या कुछ ना कुछ इसमें कार्य करेगी, मतलब संसाधन का ही उपयोग करेगी। वह कहलाता है आपका, यानी इसका बचे हुए लक्ष्य है, इसका लक्ष्य रख लिया है रोबोट बनाना, तो रोबोट बनाएगा इस तरह थोड़ा बन जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ अपना लक्ष्य जो है प्राप्त करने के लिए संसाधन का उपयोग करेगा, ठीक। वही बात कहता है सतत विकास कि ऐसी वही बात कहता है आपका आर्थिक नियोजन कि ऐसी कोई लक्ष्य हो जो बची हुई हो, उसके लिए हम कार्य करते हैं, जो भी संसाधन का उपयोग करते हैं, ये कहलाती है आर्थिक नियोजन। सब हम आशा करते समझे होंगे। तो इसके आगे है आपका योजना आयोग, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुआ बढ़िया ध्यान दिया। देखिए योजना आयोग क्या है, बढ़िया ध्यान दीजिएगा। होगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल इसमें से क्वेश्चन बनना है। ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है इसमें से। हाँ, हम ऐसा गेस कर देंगे, हम ऐसा बता देंगे जो सब्जेक्टिव उससे बाहर आने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव किताब के अंदर से क्वेश्चन से ये सब चारों से पूछता रहेगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव बनाना है उसको। तो थोड़ा देखिएगा योजना आयोग क्या है। तो योजना आयोग जो है विकास करने के लिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत आज़ाद हुआ तो उस भारत को विकास करने के लिए कुछ योजनाएं बनानी थी, यानी कुछ योजना बना लिया जाए कि मान लीजिए हर साल के लिए हम योजना बनाए, तो ये अच्छी बात नहीं थी। एक बार ऐसा योजना बना ली जाए जो 5 साल तक चले, यानी बहुत दिनों तक चले। तो इसके लिए भारत सरकार ने किया एक योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन किया। वह गठन कब किया? 15 मार्च 1950 को। देखो 15 मार्च 1950 को ये गठन कर रही है, ठीक। और लागू कब कर रही है? पहली योजना आयोग 1951 से 1956 तक चला। और इसी में बच्चा घबरा जाता है, गलती क्वेश्चन मारता है, आंसर मारता है गलती। कैसे? क्वेश्चन पूछेगा योजना आयोग का गठन कब हुआ था, और मारेगा वो 1951, जबकि 1951 में लागू हुआ था। और गठन कब हुआ? यानी एक आयोग, यानी एक बैठक करा दी गई कि हम इस बैठक में योजना आयोग के बारे में जिक्र करें, और लागू किया गया 1951 जो 56 तक चला, 5 साल के लिए। इसमें योजना आयोग आप देख लीजिएगा क्या है कि दूसरी योजना आयोग जो है इसको पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, क्योंकि ये 5 साल के लिए रहती है, ठीक। योजना आयोग जो है 5 वर्षों के लिए विकास करने के लिए एक योजना बनाती है, जिसे पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, योजना आयोग भी कहते हैं। तो इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग में जो अध्यक्ष होंगे, योजना आयोग में जो अध्यक्ष होंगे वह क्या कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम, ठीक। जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे वे योजना आयोग का अध्यक्ष होंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहली योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? पहली योजना आयोग का अध्यक्ष वही होंगे जो पहली बार प्रधानमंत्री बने होंगे, जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिलहाल अभी तत्कालीन पूछ देंगे तो क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से 2014 इससे पहले पूछ देगा तो कहिएगा मनमोहन सिंह। तो ऐसा आप लोग याद कर लीजिएगा कब प्रधानमंत्री कौन थे, और जिस समय का पूछेगा उस समय आप आंसर दीजिएगा। दूसरी योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बना कब? 1956 से 61, यानी जब भी पंचवर्षीय योजना बनेगा वो 5 सालों के लिए बनेगा। इसमें कुछ पंचवर्षीय योजना में ब्रेक भी है, यानी कुछ वर्षों में कुछ ऐसी स्थिति आ गई जैसे इमरजेंसी आ गई, जैसे आपका आर्थिक मंदी आ गया, ठीक। उसे जैसे किसी देश से युद्ध हो गया, तो उस समय जो है क्या हुआ, योजना आयोग को बंद करना, तो वो 3 साल के लिए 2 सालों के लिए ऐसे चलाया गया, ठीक। तो उसमें कुछ ब्रेक होंगे, लेकिन पंचवर्षीय योजना को याद कर लीजिएगा, ठीक। और बाद में इसी पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया, इसको भी याद रखिएगा। इसी पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। और नीति आयोग जो है वह भी अभी तक विकास का योजना बनाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब है एक राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वह गठन 6 अगस्त 1952 को हो रहा है। कितना? 6 अगस्त
1952 वो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हो रहा है। इसका काम क्या है? ये आर्थिक नियोजन, राज्य की सरकार और योजना आयोग, यानी 3 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। क्या क्या? तो आर्थिक नियोजन, राज्य की सरकार, इसकी सरकार राज्य की सरकार, उसके बाद आपका योजना आयोग। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन ये पूछे कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो आपके मन में ये ऐसा मतलब शब्द आना चाहिए कि यह एक दलाल है। ठीक, शब्द का अर्थ गलत नहीं है, लेकिन हम आपको याद कराने के लिए कुछ शब्द का उपयोग कराएंगे। तो इसका मतलब ये समझिएगा, दलाल। ठीक, अब दलाल कहने का अर्थ क्या है कि अब देखिएगा, ब्याह में अगुआ, जमीन लिखने में दलाल, या आपकी कोर्ट कचहरी में दलाल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार ये भी है, कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्या काम का क्या कर दिया है? आर्थिक नियोजन और राज्य की सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल बनाए रखती है कि तालमेल टूट न जाए, और तालमेल बनाए रखने के लिए थोड़ा सा दलाली करना होगा। तो ये दलाली करती रहती है, यानी कहने का अर्थ है ये आर्थिक नियोजन, राज्य की सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल बनाए रखती है कि कोई जो है किसी से लड़े झगड़े नहीं, किसी से जो किसी बात को लेकर विवाद न करे। ठीक, इसका किसका काम है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? देखो, पूछेगा राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो ये बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 16 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका काम क्या है? इसका काम यही है, ये राज्य की सरकार, आर्थिक नियोजन तथा आपके योजना आयोग के बीच तालमेल बनाए रखती है। आर्थिक नियोजन वही है जो वांछित लक्ष्य को प्राप्त करता है। सरकार आप जानते हैं, राज्य की सरकार और योजना आयोग आप जान लिए हैं कि जो 5 वर्षों के लिए एक विकास करने के लिए योजना बनाई जाती है। ठीक, अब देखिएगा कि जो योजना आयोग होते हैं, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, उसमें सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उसके सभी सदस्य होते हैं। यानी हमारे देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्य के जो मुख्यमंत्री है वह सब कोई उसके सदस्य रहे। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं मौद्रिक विकास। अब देखिए, यहाँ तक जो है हमारा आर्थिक विकास समाप्त हो गया, आर्थिक विकास समाप्त हो गया। अब मौद्रिक विकास पे बढ़ेंगे। ठीक, और मौद्रिक विकास में क्या क्या है उसको भी जानेंगे। तो आर्थिक विकास में क्या जाना? आर्थिक विकास की परिभाषा कुछ प्रोफेसर के अंदर, प्रोफेसर रोस्टो, मेहरबान, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, योजना आयोग, आर्थिक नियोजन तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी 5-6 टॉपिक को हमने सिर्फ आर्थिक विकास में पढ़ा, और उसके बाद हम मौद्रिक विकास पर चलते हैं। ठीक, तो मौद्रिक विकास का मतलब क्या है कि मुद्रा का विकास कर लेना। मुद्रा का विकास जब हो गया तो उसे कहेंगे मौद्रिक विकास। अब देखिए कैसे कि जब आदि मानव, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा बातों को। जब आदि मानव जंगलों में रह रहा था तो उसको मुद्रा की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ क्या चाहिए? भोजन, और वो भोजन के लिए यहाँ वहाँ बसते रहता था, यानी एक अस्थायी जीवन उसका नहीं था। जो पशुओं को यानी जानवरों को मार कर खाता रहता था, तो एक जगह से दूसरे स्थान पर बदलता रहता था, तो उसको मुद्रा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे मनुष्य के अंदर ये ज्ञान हुआ और राजा उजा का सरकार आया, तो उसमें से पैसा चलाने लगा। मतलब कोई सिक्का, कोई वस्तु को जो है मुद्रा मान लेना। इस मुद्रा के बारे में हम 3 चैप्टर में अच्छे से जिक्र करेंगे, 3 या 4 चैप्टर में। लेकिन यहाँ थोड़ा जिक्र कीजिएगा कि जब आदि मानव को मुद्रा की आवश्यकता थी नहीं, वहाँ पर सिर्फ उसको खाने से मतलब था, तो मुद्रा की आवश्यकता उसको थी नहीं। तो कुछ राजा महाराजा आए तो सबसे पहले कौड़ी चलाएं, उसमें कौड़ी की भी कहानी बताएंगे, उस मुद्रा के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद कुछ सिक्के चलाएं, कुछ मानक मुद्रा चलाएं, और धीरे धीरे आज हम यहाँ रुपया की ओर आ गए। तो इसी को हम कहते हैं मौद्रिक विकास। यानी हम जो वस्तु विनिमय प्रणाली भी उधर चला मुद्रा से पहले, तो वस्तु विनिमय प्रणाली से हम मुद्रा तक आ गए, वस्तु विनिमय प्रणाली से मुद्रा तक आ गए। तो इसी को क्या कहेंगे हम? मौद्रिक विकास। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान, लेन देन करना, उसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे अभी भी आप थोड़ा सा वस्तु विनिमय प्रणाली करते होंगे अपने गांव में या शहरों में। जैसे आपको कभी चावल की आवश्यकता होगी, तो चावल की आवश्यकता होगी तो आपके घर आटा होगा,
तो आप अपने आंटी के यहाँ, चाची के यहाँ, बगल में पड़ता है पड़ोसी में कहते होंगे कि 1 किलो आटा ले लीजिए, हमको 1 किलो चावल दे दीजिए। तो जब ऐसा आप प्रक्रिया कीजिएगा तो वो कहलाएगी आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, वो एक प्रक्रिया आज आप भी करें। तो उसी प्रकार जब एक वस्तु से, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान कर दिए तो उसे कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, तो वस्तु विनिमय प्रणाली से और आज हम तुरंत जा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं रुपया से या फोन पे से, यहाँ तक प्रक्रिया लाएं तो उसको ही हम बोलते हैं मौद्रिक विकास। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए, कोर बैंकिंग प्रणाली। अब कोर बैंकिंग सिस्टम के कुछ बढ़ लेते हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना विलंब के पैसे का आदान प्रदान कर दे, यानी डिजिटल इंडिया की तरह, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना रुके पेमेंट कर दे, उसे ही कहेंगे हम कोर बैंकिंग प्रणाली। ठीक, जैसे कहने का अर्थ है कि मान लो एक व्यक्ति का नाम ए है और एक व्यक्ति का नाम बी है। अब ए जो है ए और बी दोनों भाई हैं। ए जो है आपका बिहार में रह रहा है और बी दिल्ली में रह रहा है। देखो, ए जो है बिहार में रह रहा है और बी जो दिल्ली में रह रहा है। अब देखो कि ये बी वाले ने कॉल किया ए के पास कि हमको रुपये की आवश्यकता है, तो ए वाला तुरंत जाएगा और तुरंत क्या करेगा कि बैंक के माध्यम से बैंक में जाएगा और इसके अकाउंट में तुरंत जितना रुपया मांगा गया होगा, मान लेते हैं 1000 रुपये, तुरंत पेमेंट करेगा। तो यही प्रक्रिया जो है आपकी होगी कोर बैंकिंग प्रणाली कि एक स्थान जैसे बिहार में रह रहा था और दूसरे स्थान तक बिना विलंब किए, यानी बिना रुके, थोड़ी ही देर में पैसे का आदान प्रदान कर दिया, तो उसे क्या कहा जाएगा, कोर बैंकिंग प्रणाली। वही बात बोली है, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे स्थान यानी दिल्ली में जो है बैंक के माध्यम से, किसके माध्यम से आप भेज रहे हैं, बैंक के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान कर रहा है, उसे ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहेंगे। जैसे एटीएम, अब आपके मन में चलेगी, जैसे एग्जाम्पल लिखा है एटीएम, और आपके मन में पता चलेगी एटीएम है क्या। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी स्वचालित मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब देखो कि एटीएम जो है, कोई ये समझ लेता है कि जो हमारे पास जो एटीएम से पैसा निकालते हैं कार्ड वाला, उसको एटीएम कहते हैं। नहीं, वह एटीएम कार्ड है, लेकिन जो मशीन है, आप कहीं कहीं अगल बगल चौक चौराहा पर लगा होगा, उस मशीन को हम कहते हैं एटीएम मशीन। ठीक, ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आप कार्ड को एटीएम मत समझिएगा, एटीएम कार्ड समझिएगा उसको। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। एटीएम का अर्थ होता है यही ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिससे हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर की उपकरण की तरह है, जिससे हम पैसे का आदान प्रदान, यानी पैसा जमा कर भी सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं। देखो, एटीएम से पैसा डालना तथा निकालने के लिए एक कार्ड बैंक ग्राहक को देता है, जो प्लास्टिक का बना होता है, उसे हम एटीएम मशीन में डालकर पैसे का लेन देन किया जाता है। तो क्या करेंगे, एटीएम का मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम एक कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो लोगों को विभिन्न बैंकिंग लेन देन करने में सक्षम बनाता है। एटीएम से पैसा डालने तथा निकालने में एक कार्ड दिया जाता है जो प्लास्टिक का होता है। इस प्लास्टिक के कार्ड से एटीएम मशीन में पैसा को डाल सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं एटीएम। ठीक, ये बात समझ आया होगा। एटीएम के बारे में आप अगर अधिक वीडियो जानना चाहते हैं तो एक स्पेशल हम वीडियो बना देंगे एटीएम के बारे में, क्या एटीएम कैसे बैंक को मैनेजमेंट करती है। बहुत एक अच्छा तरीका, मतलब बहुत एक अच्छी कहानी है। ठीक, बैंक कैसे मैनेजमेंट करती है एटीएम से। जैसे आप एसबीआई का आपके पास अकाउंट है और सेंट्रल में जाके सेंट्रल बैंक के एटीएम में आप पैसा निकाल लिए, तो फिर वो सेंट्रल बैंक से पैसा निकल रहा है, लेकिन आप तो एसबीआई के कार्ड लगाए हैं, तो इसका मैनेजमेंट बैंक कैसे करती है, इसके लिए एक बार जिक्र कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग प्रणाली इसे कहते हैं, यानी वही है जब बैंक के माध्यम से हम किसी वस्तु का या किसी भी स्थान से किसी दूसरे स्थान को पैसे का लेन देन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैंकिंग प्रणाली। क्या है, बैंक के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय करने की प्रणाली बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। यानी कहने का मतलब, आप जब भी बैंक में जाते होंगे
आप जब भी बैंक में आते होंगे तो एक पेपर को भरा जाता होगा जिसमें क्या होता है, नेम, आपका नाम क्या है, इधर अकाउंट नंबर होता होगा, इधर अमाउंट होता होगा, ठीक, और नीचे होगा सिग्नेचर, आने वाला नहीं, करने वाला, ठीक, नीचे होगा सिग्नेचर। उसके बाद जो है इसको पलट कर फिर 2 सिग्नेचर होगा। अब उसे जो है आप पासबुक के साथ ले जाकर काउंटर पर जमा करेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। उसी को कहा जाता है बैंकिंग प्रणाली, ठीक, बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं, ठीक। अब देखिए मौद्रिक प्रणाली किसे कहते हैं वो समझ गए कि जब मुद्रा से वस्तु का लेन देन करेंगे उसे कहेंगे मौद्रिक प्रणाली, और बैंकिंग प्रणाली किसे कहेंगे, जब बैंक से हम पैसे का लेन देन करेंगे उसे बैंकिंग प्रणाली कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या, आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, यानी हम आर्थिक विकास का माप कैसे कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई देश विकास कर रहा है उसका माप हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 तरीका है, एक तो उसकी राष्ट्रीय आय से और दूसरा उसकी प्रति व्यक्ति आय से, ठीक, यानी एक राष्ट्रीय आय से हम माप करेंगे और दूसरा प्रति व्यक्ति आय से माप करेंगे। अब देखिए क्या है राष्ट्रीय आय, क्या है देखिए, यानी राष्ट्रीय आय का मतलब है कि किसी देश का जो है एक वर्ष का इनकम, एक वर्ष का इनकम कितना है उसे ही हम कहेंगे राष्ट्रीय आय। देखो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुएं, ठीक, और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी सिंपल से वर्ड में कह सकते हैं कि एक देश में जो देश है उसके अंदर एक वर्ष के अंदर कितना वह इनकम जनरेट करता है उसको हम कहेंगे राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय यानी ये है जब राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से, देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे, जब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे और जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसे ही कहेंगे प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम, ठीक, यानी राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देंगे, जो प्राप्त हो जाए उसे हम कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। जैसे कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आपके घर पे ही एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे कोई व्यक्ति ए है, इसके घर में सदस्य हैं 5 और इसका इनकम है 20,000। अब फार्मूला का अनुसार चलते हैं। फार्मूला कहता है यानी उसका इनकम कितना है, तो 20,000। 20,000 में कितना से भाग देना है, उसकी जनसंख्या यानी 5 से भाग देना है, तब पर कैपिटा इनकम निकलेगा, यानी एक व्यक्ति का कमाई निकलेगा। जब कटाइएगा 4,000 जो है प्रति व्यक्ति आय है। यानी आपके घर में अगर 20,000 इनकम है और उसमें 5 सदस्य रह रहे होंगे तो आपका उसमें हक है 4,000 का। 4,000 अपने कितने से मांग लीजिएगा, और हमारे चैनल, हमारे एप्लीकेशन से जो है ये नोट्स है, जो भी है क्लासेज है, उसको खरीद लीजिएगा, ठीक। ये 4,000 आपका इनकम होगा, तो ये है आपका पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। कहता क्या है, जब राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से, देखो क्या कर रही है, जब राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है और जो भागफल प्राप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, जो विकास कार्यक्रम है। इसमें जो किसके द्वारा चलाया गया, तो एक व्यक्ति है महबूब उल हक, यानी ये व्यक्ति जो है इनके ही निर्देशन में, इनके ही निगरानी के अंतर्गत में, महबूब उल हक के निगरानी के अंतर्गत में ये विकास कार्यक्रम चला, जिसे क्या बताया गया, HDI। यानी इनके अंतर्गत जो है एक विकास कार्यक्रम चलाया गया कि मनुष्य अपना डेवलपमेंट कितना कर रहा है। तो उसके लिए कुछ इन्होंने दायरा फिक्स किया कि हम किन किन स्तरों पर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखेंगे, यानी किन किन स्तरों पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया जीवन आशा, उसके बाद शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर।
यानी इनका कहने का मतलब है किसी मनुष्य की जीवन आशा, उसकी शिक्षा कितनी है और उसका जीवन स्तर कितना है। ये मॉडल जो है महबूब उल हक के अनुसार निकाला गया। ये पूछता है कि मानव विकास सूचकांक का निर्देशन कौन कर रहे थे, आप मानिएगा आंसर क्या, महबूब उल हक। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय मानव विकास यानी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, ये सबसे पहली बार जो है अप्रैल 2002 में जारी किया गया। ठीक, ये भी कब, तो 23 अप्रैल को। ठीक, 23 अप्रैल 2002 को जारी किया गया और कहाँ, तो दिल्ली में। ठीक, 23 अप्रैल 2002 को जो है दिल्ली में जारी किया गया। इस समय आप जानते होंगे इस समय कौन होंगे 2002 में प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी। इस समय कौन होंगे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन्होंने दिल्ली में जो है अपना एक मॉडल पेश किया, और मॉडल क्या पेश किया कि जिसमें नेशनल यानी एक राष्ट्र की मानव विकास का रिपोर्ट दिखाया। देखो, और इसमें एक रिपोर्ट जो निकला वो बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट था। और रिपोर्ट क्या था, तो बीमारू राज्य। बीमारू राज्य क्या था, तो थोड़ा सा देखिएगा, इसको देखिए कि भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी किया गया, योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया। अब देखिए फिर यहाँ क्या रहा, योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया, यानी योजना आयोग के उस समय अध्यक्ष कौन होंगे, जो प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय 2002 में। तो उन्होंने नई दिल्ली में यानी दिल्ली में जो है अपना रिपोर्ट जारी किया 23 अप्रैल 2002 को। ठीक, और इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार निकाला क्या गया कि कुछ राज्य का इनकम सबसे कम है, जैसे मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है, इनकी इनकम है, इन सभी राज्यों का इनकम बहुत कम है। तो इन राज्यों का जब इनकम कम है तो इन्हीं राज्यों का नाम रख दिया बीमारू राज्य। अब बीमारू राज्य क्या है, थोड़ा देखिएगा, यानी वे राज्य जिनका इनकम सबसे कम है, वे राज्य जो इन सबसे इनकम कम है। और देखिए हमारा बिहार सबसे फर्स्ट नंबर पर, यानी सबसे इनकम कम में बिहार। तो बीमारू राज्य का फुल फॉर्म देखिएगा, जैसे बीमारू लिखेंगे ना, ये देखो बीमारू, तो ये BIMARU। ठीक, इस प्रकार BI से क्या हो गया बिहार, M से हो गया मध्य प्रदेश, A से हो गया असम, R से हो गया राजस्थान, U से हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक, ये बीमारू राज्य के अंतर्गत घोषित कर दिया गया। 5 राज्यों को जो है घोषित किया गया, ये राज्य जो है बीमारू राज्य हैं, यानी इनकी सबसे कम इनकम है और सबसे अधिक इनकम वहीं गोवा, केरल, इन सभी राज्यों का इनकम सबसे अधिक था। ठीक, और उसके बाद देखते हैं कि बिहार जो है, थोड़ा सा बिहार के बारे में जिक्र कर लें, क्योंकि हम लोग बिहार में पढ़ रहे हैं तो बिहार के इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें कि बिहार पिछड़ा क्यों है, बिहार बीमारू राज्य के अंतर्गत क्यों है, बिहार बीमारू राज्य के अंतर्गत क्यों है, क्योंकि बिहार पिछड़ा है। तो कारण क्या है पिछड़ने का, तो कुछ कारण तो होंगे। तो कुछ एक कारण है क्या कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी हमारे बिहार में जो है जनसंख्या विस्फोट हुआ, यह जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा। जैसे कि अब जो है भारत सरकार ने कुछ नियम लगाया और ऐसा जो आंदोलन चला कि हम लोग हमारे दो, नहीं तो ऐसा तो पहले चल रहा था कि हम लोग हमारे गिन लो, कि हमारे गिनते रहो कितना बच्चा है। ठीक, लेकिन अभी जो है हम लोग हमारे दो का नियम लगा, अच्छी बात है, बेटा हो या बेटी। ठीक, तो बिहार का पिछड़ेपन कारण है सबसे पहली जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या दबाव बहुत अधिक है। ठीक, उसके बाद है आधारिक संरचना का अभाव। यानी आधारिक संरचना का मतलब है कि वे सारे तत्व इनको नहीं मिल रही है जिनसे ये अपना विकास कर सकें। जैसे आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है कि वे सभी तत्व जो जिससे मतलब जो राष्ट्र के विकास में योगदान करे, जो राष्ट्र के विकास में योगदान करे। जैसे आपका हो गया स्कूल, उसके बाद आपका हो गया जैसे स्कूल हो गया, कोई व्यापार, अस्पताल हो गया। ठीक, यानी इनकी जो है हमारे बिहार में है आधारिक संरचना का अभाव है, कमी है।
तो कमी रहेगी तो बिहार विकास नहीं कर पाएगा, इसीलिए बिहार पिछड़ा है। उसके बाद है कृषि पर निर्भरता। बिहार में बहुत ज़्यादा लोग जो है कृषि पर निर्भर है, और वो भी कौन सी कृषि कि कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा आ जाती है। ऐसी कृषि की व्यवस्था है हमारे बिहार में, कभी बाढ़ आ जाती है कभी सूखा आ जाती है। तो कृषि पर निर्भर रहेंगे तो जब बाढ़ और सूखा आएगा तो उनको लॉस होगा। ठीक, उसके बाद है हमारे बिहार में बाढ़ तथा सूखा, हमेशा बाढ़ सूखा से क्षति होती है। और एक नाम है कोसी नदी, और कोसी नदी का नाम ही कहते हैं हम शुक नदी। अब शुक नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमेशा हर वर्ष जो है बाढ़ लाकर बिहार के लोगों को शोक में डाल देती है। लोगों यहाँ बिहार में जो है ये शुक नदी का नाम दिया गया है कोसी नदी को। ठीक, लेकिन इससे पार पाने के लिए आज तक जो है बिहार सरकार ने कोशिश की, ना भारत सरकार ने कोशिश की। बस इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन जा रहा है, अपना विकास करना है, अपना जो है मंत्री का विकास करना है। देखो रूस में जो है समुद्र का पानी रोक दे रहा है, रूस में जो है समुद्र का पानी रोक दे रहा है। तो तुम जानते हो कि पनामा नहर को अपना काट कर बना दे रहा है, लेकिन हमारे बिहार में कोसी नदी को नहीं रोक पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के मंत्री या कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ना कोई कमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर औद्योगिक पिछड़ापन, यानी बिहार में जो है उद्योग धंधे नहीं है, जिससे लोग जो है बिहार से बाहर जाते हैं कमाने और पिटा कर आते हैं। जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह से बिहार की स्थिति मतलब एक दयनीय बनती जा रही है कि भाषा को लेकर पीटा जाना। ठीक, तो हमारे बिहार में जो है औद्योगिक पिछड़ापन है, यानी उद्योगों का विकास नहीं है। उसके बाद है गरीबी, सबसे अधिक जो है यहाँ पर गरीबी। ठीक, खराब विधि व्यवस्था है। खराब विधि व्यवस्था कैसे है? जैसे कि आपको कोई काम कराना हो, जैसे आपको अगर मतलब कृषि करना है तो कृषि लोन पास कराना होगा। ठीक, कृषि लोन पास कराना होगा। आपको मान लीजिए ट्रैक्टर खरीदना है। ठीक, तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए आप 5 लाख चाहते हैं कि हमको कृषि लोन पास हो। जब आप जाइएगा ऑफिस में तो वो कहेगा ठीक है हम 5 लाख तो कृषि लोन पास करा देंगे, लेकिन इसमें से हमारा कुछ परसेंटेज बनता है। कहेगा इसमें से 10% हमको दे दीजिए, इसमें से हमको 10% दे दीजिए इस 5 लाख में से। अब ऐसी जब व्यवस्था रहेगी, खराब विधि व्यवस्था रहेगी, तो हमारा बिहार पिछड़ापन होगा। ठीक, कुशल प्रशासन का अभाव, यानी हमारे यहाँ जो प्रशासन है वहाँ पर अच्छी प्रशासन नहीं है हमारे बिहार में। कहने का मतलब आप जानते होंगे कि जब भी कहीं दंगे होते हैं, मारकाट होती है, तो आप कॉल कीजिएगा, तो जब दंगे और मारकाट बंद हो जाएंगी तब वहाँ प्रशासन पहुँचती है उसको सुलझाने के लिए। तो ऐसी स्थिति जब रहेगी, इन सारी जब स्थितियों को देखा जाएगा तो बिहार पिछड़ापन रहेगा। ठीक, अब इसको पिछड़ापन जो है कि इसको दूर कैसे कर सकते हैं? तो बस इसका उल्टा देख लीजिएगा। क्या है कि पिछड़ापन को दूर करने का यही उपाय है कि जनसंख्या पर नियंत्रण कर लो, जनसंख्या पर नियंत्रण करो, हम दो हमारे दो, ये सब नियम। ठीक, कृषि का तेजी से विकास करो। कृषि का तेजी से विकास करने का मतलब है बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण करो। ठीक, बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण करो। आधारिक संरचना का विकास करो, जैसे आधारिक संरचना स्कूल, कॉलेजेज, जो आपके हॉस्पिटल, इन सभी का विकास हो, जिससे यहाँ के स्टूडेंट पढ़ेंगे और पढ़कर जो है अच्छी जो बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, जिससे हमारे बिहार में जो है आधारिक संरचना विकास कर सके। और जब बिहार में आधारिक संरचना विकास करेगी तो हमारी इकोनॉमी जब मजबूत होगी तो बिहार पिछड़ापन से दूर हो जाएगा। उद्योग का विकास हो जाए, यहाँ पर उद्योग धंधे को विकास किया जाए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। ठीक, गरीबी दूर करके, यानी जो गरीब लोग हैं उनको कोई ना कोई रोजगार दिया जाए, कोई फैक्ट्री में मतलब एक अच्छी इनकम के लिए उसको रोजगार दिया जाए कि अपना पालन पोषण पेट भर सके। ठीक, स्वच्छता, ईमानदार प्रशासन, यानी ऐसा प्रशासन का विकास करें कि जहाँ पर जिसके लिए जो है कोई घूस का व्यवस्था ना हो, कोई घूस ना दे। ठीक, तो ऐसी प्रशासन के विकास होगा तो हमारा बिहार आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा। और केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का मांग करना। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का मांग करने का मतलब है कि भारत सरकार से, यानी केंद्र का मतलब हो जो भारत सरकार है, पीएम जो क्या है, इससे जो है अधिक मांग करो। बिहार को बताया जा रहा है कि इससे अधिक मांग करो। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्या ये आपके घर हैं, वहाँ पे पिताजी होंगे, अब पिताजी से आप मांगते होंगे खर्च करने के लिए 100 रुपया, तो वो देते होंगे ठीक है
कि 100 रुपया तो नहीं है, ले जाइए आप 50 रुपया या 70 रुपया ले जाइए। तो जब आप मांग कर रहे हैं 100 रुपया, आपको मिल रहा है 50 से 100 रुपया, तो यानी आपकी आवश्यकता तो थी 100 रुपया की, लेकिन उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए पिताजी ने सिर्फ मात्र 50 से 70 रुपया लिया। तो इसके लिए जो है आप क्या कीजिएगा कि पिताजी से मांगेगा 200 रुपया। अब जब 200 रुपये मांग कीजिएगा तो पिताजी 50% पर आएंगे तो 100 रुपये दे देंगे। तो इसी प्रकार जो है, इसी नियम को बस यहाँ पर सिर्फ कर देना है कि केंद्र से अधिक मांग किया जाए। केंद्र से जब अधिक मांग करेंगे तो वह केंद्र कुछ माना करते करते मतलब कुछ ना कुछ तो देगा अच्छी तरह से। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार की विकास की भूमिका, यानी देश हमारा इंडिया यानी भारत जब ग्रो कर रहा है, तो भारत ग्रो कर रहा है, इस ग्रो में जो बिहार की क्या भूमिका, बिहार का क्या योगदान है, तो बिहार का बहुत कमजोर योगदान है। जैसे देखिए, बिहार देश का सबसे बड़ा, देश का एक बड़ा राज्य के रूप में है बिहार। सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन एक अच्छा खासा बड़ा राज्य है, जहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र से जनसंख्या बहुत अधिक है। यहाँ पर हमारे बिहार में बहुत अधिक जनसंख्या है और अपना एक अलग अलग सब कुछ महत्व रखता है। और जहाँ पर APJ अब्दुल कलाम ने बताया था कि हमारे देश का विकास करना है तो बिहार का विकास करना जरूरी होगा। तो बिहार, भारत के विकास करने में APJ अब्दुल कलाम ने बताया कि बिहार का विकास करो तब भारत का विकास होगा। तो हम ये क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका, बिहार का क्या योगदान है? तो योगदान यही है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार की कोई भूमिका नहीं, बहुत कम है, नगण्य के बराबर लगभग। क्योंकि हमारे बिहार में जो है, बिहार खुद पिछड़ापन है, भारत को क्या आगे बढ़ाएगा? ठीक, तो उसके आगे बढ़ते हैं कि कुजनेट के अनुसार जो है इन्होंने क्या बताया था कि गरीबी इन्होंने गरीबी के बारे में बताया था। गरीबी के ऊपर जिक्र करेंगे जब, तो कुजनेट ने बताया था कि गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है। जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में कैंसर हो जाता है तो पूरे शरीर को तबाह कर देता है। कौन बता है? कुजनेट। आप जानते होंगे कि कैंसर क्या है। तो कैंसर वही, अगर किसी अंग में आपका कैंसर हो जाए तो पूरे शरीर को तबाह कर देगी, पूरे शरीर को वह मतलब धीरे धीरे आपको मृत्यु करीब लेकर चल जाएगी। बहुत रेयर केस में ठीक होता है, जिसके पास अधिक पैसा होगा उसको कैंसर सही होगा। तो वही बता रहे हैं कुजनेट कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। अगर ये गरीबी आपको हो गई तो बहुत दिनों तक झेलना पड़ेगा। इसलिए जो है गरीबी से निकलिए, क्योंकि आपके बिजनेस अच्छे जाने वाले बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी ने बताया था कि मैं गरीब हूँ, इसका कारण मेरे पिताजी नहीं बल्कि मैं इसका कारण हूँ। इसलिए अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें खुद अमीरी के लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा। तो कुजनेट भी वही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आधारिक संरचना समझाएं आपको कि वे सभी तत्व हो जो आर्थिक विकास में सहायक हो, देश के आर्थिक विकास में सहायक हो। अब देश के आर्थिक विकास में सहायक होने वाली कौन सी ऐसी संस्था है जो विकास करेगी? तो बिजली हो गई, परिवहन हो गई, संचार हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि। यानी देश के आर्थिक विकास में जो सहायता प्रदान करता है उसे ही क्या कहेंगे हम? आधारिक संरचना। इसको क्या याद रखेंगे? इसमें कीवर्ड क्या है कि जो देश के आर्थिक विकास में सहायक हो वही है आधारिक संरचना। ठीक। अब जिस देश का, समझिएगा, जिस देश का आधारिक संरचना अधिक होगा, विकास करेगा, वह देश भी बहुत अधिक ग्रो करेगा। लेकिन जिस देश का आधारिक संरचना कम विकास करेगा, जहाँ पर आधारिक संरचना का अभाव होगा, वह देश विकास नहीं करेगा। जैसे बिहार को देखिए, बिहार में आधारिक संरचना की कमी है, बिहार में आधारिक संरचना का विकास नहीं है, तब नहीं है आधारिक संरचना का विकास, तो बिहार गरीब है और बिहार जो है पिछड़ेपन में आता है, अभिमान राज्य भी है। ठीक। उसी प्रकार जो है एक और परिभाषा आप देख लेते हैं, कृषि जनित उद्योग। कृषि जनित उद्योग क्या है? तो इसका अर्थ समझिए क्या लिख रहा है, कृषि जनित उद्योग यानी कृषि का मतलब किसानी,
यानी खेती से हो रिलेटेड, कृषि का मतलब किसान, खेती से रिलेटेड हो, और जनित का मतलब कि किसानी से रिलेटेड यानी किसानी से लगाव रखने वाला उद्योग। किसानी से लगाव रखने वाले उद्योग को हम क्या कहते हैं? कृषि जनित उद्योग। अब किसानी से जैसे परिवर्तन देखेगा, ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है और जिसके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल को लिया जाता है और उससे जो है कुछ ना कुछ उद्योग भी किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कृषि जनित उद्योग। जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा, आप लोग दुकानों से खरीदे होंगे अचार दुकान से खरीदे होंगे, तो कोई अचार जो है कहाँ से आ रही है? तो कहीं ना कहीं आम से अचार बना होगा, तो वो आम जो है कहीं ना कहीं कृषि से आया होगा। अचार का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आया होगा जरूर, ठीक। तो आम जो है कहीं ना कहीं कृषि से आया होगा, तो उसे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कृषि जनित उद्योग। जैसे टमाटर का सॉस, बर्गर पिज्जा बहुत खाता है लोग, इसको थोड़ा सा कम कर दो खाना, ठीक। बर्गर पिज्जा जो खा रहे हो उसमें हर रोज़ जो है तुम लोग टमाटर का सॉस खूब छिटवा कर खाते हो, तो टमाटर जो सॉस बन रहा है तो वो टमाटर से आ रहा है। तो टमाटर कहाँ से आता होंगे? किसान कहीं ना कहीं पैदा कर रहा होगा उसको, तो ये कहेंगे क्या? कृषि जनित उद्योग। तो ये सभी, जैसे इमली का अचार हो गया, मरचा का अचार हो गया, आम का अचार हो गया और उसके बाद टमाटर का सॉस हो गया, ये सभी क्या कहलाएंगे? आपका वो कहलाएंगे आपका कृषि जनित उद्योग। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि एक और जो पॉइंट है आपका नरेगा। तो नरेगा के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ठीक। तो नरेगा क्या है? तो नरेगा फुल फॉर्म है, सबसे पहले आपसे अगर प्रश्न पूछेगा नरेगा क्या है, तो इसमें ये उत्तर दीजिएगा, नरेगा का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, जिसका नाम चेंज किया गया, नरेगा को अब मनरेगा कहा गया, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक वर्ष के अंतर्गत, यानी एक वर्ष का मतलब होता है 365 दिन के अंतर्गत, 365 दिन के अंतर्गत 100 दिन आपको काम दिया जाए। नरेगा में ही आपका लाभ है कि 365 दिन के अंतर्गत में आपको 100 दिन लाभ काम करने के लिए उचित मूल्य पर आपको काम दिया जाए, उसे ही नरेगा कहेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि ग्रामीण रोजगार देने की यह राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था होती है, ठीक। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक। और कहा जाता है जैसे कि नरेगा जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक रोजगार देने वाली योजना है। नरेगा पूरे विश्व में सबसे अधिक रोजगार देती है, कौन? नरेगा। तो ये नरेगा है, ठीक। जिसका नाम चेंज करके मनरेगा रखा गया है, तो आप लोग अपना नाम चेंज कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए हमारी चैप्टर यहाँ पर समाप्त होती है एक चैप्टर। तो सबसे पहले आपको ये समझ आया कि नहीं आया, तो आप हमारे इस कमेंट में बताइएगा कि, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा उन व्यक्तियों को जो इस वर्ष यानी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये हमारा संस्था, जिसका नाम है फ्यूचर फोकस क्लासेस, ठीक। उसके बाद हम आपको बता दें कि हमारा 17 नवंबर से एक न्यू बैच चलने वाला है। न्यू बैच पूरा बिहार में जो है फ्री क्रैश कोर्स, नो पेमेंट, कोई सब पीडीएफ जितना भी होगा वो सब आपको फ्री में दिया जाएगा, पूरा फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बच्चों, हमने तो बैच निकाल दिया, लेकिन अब काम आपका रह गया। आपको जो है शेयर करना है उन सभी बच्चों के पास जो क्लास 10th में 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, और पूरे फ्री क्रैश कोर्स देख लीजिए, फ्री क्रैश कोर्स, नो पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा इसमें, ठीक। और उसके बाद जो है अगर आप ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है रेनो बिल्डिंग बाजार समिति के पास, और पटना में आकर जुड़ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस से। वो भी ऑफलाइन क्लास जो है वो भी क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री हो, पूरे बिहार में फ्री क्रैश कोर्स है वो, ठीक, जो कि आपका यूट्यूब पर भी चलता रहेगा और हमारे ऐप से भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसके लिए थैंक यू और धन्यवाद, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 चैप्टर के साथ।